नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सबसे बड़ा बुद्धिमान पार्ट 2। सोहल महर्षि दिवाकर को प्रणाम कर उसी दिन अपने माता पिता के साथ वहां से चल दिया। अब तक का समय तो कुशलता से बीत गया। न जाने अभी सोहल की उम्र और कितनी है। यह सोच देवल का हृदय बुरी तरह कांप उठा। संध्या होने तक उनका रथ नीलवन में प्रवेश कर चुका था। बेटा सोहल, रात्रि होने में कुछ समय ही बाकी है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हमें अपनी यात्रा रोककर आज की रात इसी वन में विश्राम करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। तब तीनों रथ से उतरकर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। रात्रि होने पर देवल और यशोदा के कहने पर सोहल तो सो गया, लेकिन वे दोनों जागकर सोहल की रखवाली करते रहे। तभी न जाने कहां से उड़ता हुआ एक कबूतर और एक कबूतरी उस पेड़ पर आकर बैठ गए। कबूतर, कोई ऐसी बात सुनाओ जो अनहोनी हो। तो सुन कबूतरी, आज मैं तुझे इस पेड़ के नीचे सोए पड़े अभागे सोहल के साथ घटने वाली अनहोनी के बारे में बताता हूँ। यह सुनकर पेड़ के नीचे बैठे देवल व यशोदा चौंके। अरे, ये कबूतर कबूतरी तो हमारे सोहल के बारे में ही बातें कर रहे हैं। तो बता कबूतर, पेड़ के नीचे सोए सोहल के साथ क्या अनहोनी घटना घटने वाली है। कबूतरी, आज से 10 दिन पश्चात सोहल की अकस्मात मृत्यु हो जाएगी। यह तुम क्या कह रहे हो कबूतर? ऐसे गबरू जवान सोहल की 10 दिन पश्चात मृत्यु हो जाएगी? हाँ कबूतरी, सोहल की इतनी ही उम्र है। कबूतर और कबूतरी की बात सुनकर देवल और यशोदा पर एक बिजली सी गिर पड़ी। ओह, क्या कबूतर और कबूतरी की बात सच है? यशोदा, यदि ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। इधर कबूतरी ने कबूतर से पूछा, कबूतर, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे 10 दिन पश्चात सोहल की मृत्यु ना हो? कबूतरी, इसका उपाय तो है, तो जल्दी से बता कबूतर कि वह उपाय कौन सा है। यदि 10 दिन बीतने से पहले पहले नवलगढ़ के राजवैद्य शीतल प्रसाद की पुत्री कनकलता से सोहल का विवाह हो जाए तो सोहल मरने से बच सकता है। राजवैद्य शीतल प्रसाद की पुत्री कनकलता बहुत ही सौभाग्यशालिनी है। उसकी किस्मत में अखंड सौभाग्यवती होना लिखा है। उसके सौभाग्य के कारण सोहल की जान बच सकती है, अन्यथा नहीं। ओह, यह तो तूने बड़ी विचित्र बात बताई। कुछ देर बाद कबूतर और कबूतरी पेड़ पर से उड़ गए। स्वामी, मुझे तो कबूतर और कबूतरी की बातों में सच्चाई नजर आती है। तब हमें क्या करना चाहिए यशोदा? दोनों सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचकर देवल ने यशोदा से कहा, यशोदा, नवलगढ़ यहाँ से पास ही है। कल सुबह होते ही हम बीसलगढ़ जाने की बजाय नवलगढ़ जाएंगे। नवलगढ़? लेकिन क्यों? यशोदा, नवलगढ़ जाकर हम राजवैद्य शीतल प्रसाद से मिलेंगे और उनसे उनकी पुत्री कनकलता का विवाह सोहल से करने का अनुरोध करेंगे। क्या राजवैद्य शीतल प्रसाद इस विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे? कहाँ वे, कहाँ हम? यशोदा, प्रयत्न करने में क्या हर्ज है? अपने पुत्र के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे शीतल प्रसाद के पैर ही क्यों न पकड़ने पड़े। दोनों ने वह रात जागकर आंखों में ही गुजारी। अगले दिन सुबह होने पर देवल ने सोहल से कहा, बेटा, रथ को नवलगढ़ की ओर मोड़ लो। क्यों पिताजी? हमें तो बीसलगढ़ जाना है, फिर रथ को नवलगढ़ की ओर क्यों मोड़ूं? बेटा, नवलगढ़ में मुझे एक आवश्यक कार्य है, इसलिए नवलगढ़ जाना चाहता हूँ। तब ठीक है पिताजी, मैं रथ को नवलगढ़ की ओर हाँक देता हूँ। कुछ देर बाद ही उनका रथ नवलगढ़ की ओर दौड़ा जा रहा था। नवलगढ़ पहुंचकर वे लोगों से पूछते पूछते राजवैद्य शीतल प्रसाद के भवन के बाहर जा पहुंचे। हम राजवैद्य शीतल प्रसाद से मिलना चाहते हैं, आप यहीं रुकिए, मैं राजवैद्य जी को सूचना देकर आता हूँ, कहकर दरबान भवन के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह राजवैद्य के साथ वापस लौटा। मैं ही राजवैद्य शीतल प्रसाद हूँ, कहिए आपको मुझसे क्या काम है? हम बहुत दूर से सफर तय करके आपके पास पहुंचे हैं राजवैद्य जी। क्या द्वार पर ही हमसे सारी बात पूछेंगे? ओह, यह तो मैं भूल ही गया। आइए मेरे साथ अंदर चलिए, वहां आराम से बैठकर बातें करेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। राजवैद्य देवल, यशोदा व सोहल को साथ लेकर अंदर पहुंचे। उन्हें स्वागत कक्ष में ठहराने के पश्चात, हाँ, अब बताइए महोदय, आप मेरे पास किस उद्देश्य से आए हैं? राजवैद्य जी, मैं एक विशेष कारण से आपके पास आया हूँ, लेकिन आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। पहले आप हमें अपनी परेशानी का कारण बताइए। क्या पता हम आपकी परेशानी का कोई हल ढूंढ सके।
तत्पश्चात ही मैं आपको अपने यहाँ आने का उद्देश्य बताऊंगा। आप भला मेरी परेशानी को कैसे हल कर सकते हैं? राजवैद्य परेशान सा देवल की ओर देखने लगा। आप अपनी परेशानी का कारण बताइए तो सही राजवैद्य जी। देवल के बार बार अनुरोध करने पर राजवैद्य शीतल प्रसाद बोला, आप जिद ही कर रहे हैं तो सुनिए। नवलगढ़ के युवा राजा सूर्यभानु अक्सर बीमार से रहते हैं। एक बीमारी ठीक होती है तो उन्हें दूसरी बीमारी धर दबोचती है। मैं उनका उपचार करते करते हार गया, पर राजा सूर्यभानु ठीक न हुए। न वे हंसते हैं न बोलते हैं, बस गुमसुम से अपने आप में खोए रहते हैं। उनका स्वभाव भी बेहद चिड़चिड़ा हो गया है। आज उन्होंने क्रोध में आकर मुझे आदेश दे दिया कि यदि मैंने 5 दिन के अंदर अंदर उन्हें स्वस्थ न किया तो 5 दिन पश्चात वे मेरा सिर धड़ से अलग कर देंगे। ओह, तो यह है आपकी परेशानी का कारण? देवल ने पास बैठे सोहल से धीमे स्वर में कहा, बेटा, राजवैद्य जी बड़ी मुसीबत में हैं। तुम महर्षि दिवाकर पंडित से ज्ञान, ध्यान व बुद्धिमानी की शिक्षा लेकर लौटे हो। क्या तुम राजवैद्य जी की समस्या का कोई निदान सुझा सकते हो? यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं समझूंगा कि तुम अपनी शिक्षा में उत्तीर्ण हुए। जो आज्ञा पिताजी। राजवैद्य जी, अब मुझे आप यह बताइए कि राजा सूर्यभानु की ऐसी अवस्था कब से हुई? क्या वे प्रारंभ से ही इस प्रकार गुमसुम रहते थे? बेटा, 6 माह पूर्व नवलगढ़ के पूर्व महाराज चंद्रभानु का आकस्मिक निधन हो गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात युवराज सूर्यभानु को राजा बनाया गया। युवराज सूर्यभानु महाराज चंद्रभानु से अत्यधिक प्यार करते थे। महाराज की मृत्यु से युवराज के दिल को बहुत धक्का लगा। तभी से उनकी ऐसी हालत है और वे गुमसुम से रहते हैं। राजवैद्य की बात सुनकर सोहल कुछ सोचने लगा। फिर मन ही मन कुछ सोचकर वह राजवैद्य से बोला, राजवैद्य जी, मैं राजा सूर्यभानु की बीमारी का कारण जान गया हूँ। अच्छा? हाँ राजवैद्य जी, राजा सूर्यभानु के रोग की दवा मुझे मालूम है। वह कौन सी दवा है बेटा? जरा मैं भी तो सुनूं। तो सुनिए राजवैद्य जी, राजा सूर्यभानु के रोग की दवा है हंसना। जो हंसना भूल जाता है उसका शरीर रोगों का घर बन जाता है। जिस दिन राजा सूर्यभानु हंस देंगे उसी दिन उनकी सारी बीमारियां उनसे दूर भाग जाएंगी। सच? हाँ राजवैद्य जी, मैं ठीक कह रहा हूँ। आप राजा सूर्यभानु को हंसाने का प्रबंध करो, यही उनके रोग का इलाज है। लेकिन मैं भला राजा सूर्यभानु को कैसे हंसा सकता हूँ? मेरे पास तो ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसके सेवन करने से किसी को हंसाया जा सके। तब चिंता न कीजिए राजवैद्य जी, राजा सूर्यभानु को हंसाने का जिम्मा मेरा रहा। कल भरे दरबार में राजा सूर्यभानु खिलखिलाकर हंसेंगे। बेटा, यदि ऐसा हो गया तो मैं तुम्हारा बहुत आभार मानूंगा। दूसरे दिन सोहल राजवैद्य से बोला, राजवैद्य जी, आप दरबार में जाइए। कुछ देर बाद मैं भी दरबार में पहुंच जाऊंगा। अच्छा बेटा। राजवैद्य तैयार होकर दरबार में चला गया। तब सोहल ब्राह्मण का वेश धर एक काली गाय की रस्सी पकड़कर राजा सूर्यभानु के दरबार में पहुंचा। उसे देखकर सूर्यभानु चिल्लाया, अरे यह क्या? दरबार में गाय? पंडित जी, तुम इस गाय को दरबार में लेकर क्यों आए हो? महाराज, न्याय करो। इस गाय ने मेरा बहुत भारी नुकसान किया है। न्याय हो महाराज। इस गाय ने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया है पंडित जी? महाराज, दुहाई है, यह गाय मेरा दर्पण खा गई है। गाय और दर्पण खा गई? भला गाय दर्पण कैसे खा सकती है पंडित जी? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। मैं पूजा से उठकर थोड़ी देर के लिए बाहर गया, लौटकर देखा तो यह दर्पण खा रही थी। देखिए ना, बिना दर्पण के आज मैं अपने माथे पर तिलक भी न लगा सका। पंडित, गाय दर्पण खाती रही और तुम चुपचाप खड़े देखते रहे। क्या चक्कर है? जल्दी बताओ। यदि तुम्हारी बात झूठी हुई तो मैं तुम्हारा सिर उतरवा दूंगा। महाराज, इजाजत हो तो मैं जो कुछ बताऊंगा आपके कान में बताऊंगा। बात ही कुछ ऐसी है। ठीक है, तुम हमारे समीप आओ। सोहल ने समीप जाकर धीरे से सूर्यभानु के कान में कुछ कहा। सोहल ने जैसे ही सूर्यभानु के कान से अपना मुंह हटाया, राजा के मुंह से हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। हा 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 हा। सूर्यभानु हंसा तो हंसता ही चला गया। दरबारी परेशान हो उठे। अगर राजा की हंसी बंद न हुई तो क्या होगा? तब प्रधानमंत्री ने सूर्यभानु को पुकार कर कहा, महाराज, हा 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 हा। सूर्यभानु ने प्रधानमंत्री की पुकार न सुनी और वह हंसता ही चला गया। कुछ देर बाद वह हंसते हंसते ही बोला, अरे सुनो, इस गरीब ब्राह्मण का दर्पण व पानी, हा हा, यह उसी में मुंह देखकर प्रतिदिन तिलक किया करता था। हा हा हा।
बाहर गया कि उस पानी को यह प्यासी गाय पी गई। हा हा हा, ब्राह्मण का दर्पण गाय खा गई। सूर्यभानु इसी बात को दोहराता और हंस पड़ता। दरबारी भी सारी बात जानकर बेतहाशा हंस पड़े। बहुत देर बाद जब उसकी हंसी रुकी, पंडित जी, आज तो तुमने हमें हंसा हंसा कर हमारा पेट दुखा डाला। महाराज, आप प्रतिदिन इसी तरह हंसा कीजिए। ऐसा करने से आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे और बीमारियां आपको छोड़कर दूर भाग खड़ी होंगी। अब सूर्यभानु चौंका। पंडित जी, तुम कौन हो जो मेरी बीमारी के विषय में इस प्रकार बातें कर रहे हो? महाराज, क्षमा करें, मैं असली पंडित नहीं हूँ। आपको हंसाने के लिए ही मैंने यह वेश धरा है, कहकर सोहल ने सूर्यभानु को सारी बात बताई। तत्पश्चात, महाराज, पूर्व महाराज चंद्रभानु की मृत्यु से आपको बहुत आघात पहुंचा था, जिसके फल स्वरूप आप हर समय उदास और गुमसुम से रहने लगे थे। उसी के परिणाम स्वरूप आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया था। महाराज, आवागमन तो इस संसार का शाश्वत सत्य है। इसके कारण इतना दुखी होना ठीक नहीं है। आप एक राजा हैं, आपके कंधों पर विशाल राज्य की सुरक्षा का भार है। यदि आप ही इस प्रकार हिम्मत हार जाएंगे तो प्रजा का क्या होगा? महाराज, दुख यदि जीवन का एक हिस्सा है तो सुख भी जीवन का दूसरा रूप है। महाराज, हंसी खुशी रहकर अपना दायित्व निभाइए। तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी बातों ने हमारी बंद आंखें खोल दी हैं। सचमुच हम आज तक गलती पर थे। हम इसी समय प्रण करते हैं कि अपना दुख भूलकर हंसी खुशी प्रजा की भलाई के कार्यों में जुट जाएंगे। उस दिन घर लौटकर राजवैद्य शीतल प्रसाद ने सोहल को बहुत शाबाशी दी। शाबाश बेटा, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। किस बुद्धिमानी से राजा सूर्यभान को उनकी गलती का एहसास करा दिया। आज तुमने मेरे ऊपर से लटकती मौत की तलवार को हटा दिया है। सुनकर सोहल मुस्कुरा उठा। बेटा, मुझे खुशी है कि तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देवल जी, मेरी समस्या तो हल हो चुकी है। अब आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य बताइए। तो सुनिए राजवैद्य जी, हम आपकी पुत्री कनकलता को अपनी पुत्र वधू बनाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से हम तुम्हारे पास आए हैं। ओह, सोहल जैसे बुद्धिमान युवक को अपना दामाद बनाकर तो मुझे अपार हर्ष होगा। मुझे यह रिश्ता स्वीकार है। राजवैद्य जी, हम चाहते हैं कि कल ही यह विवाह हो जाना चाहिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे दिन बड़ी धूमधाम से कनकलता व सोहल का विवाह हो गया। उसी रात जब कनकलता सोहल के साथ शयन कक्ष में सो रही थी, एक सांप वहां प्रकट हुआ। अकस्मात ही कनकलता की आंख खुल गई। ओह, सर्प मेरे पति की ओर रेंगता हुआ आ रहा है। इससे पहले कि सर्प मेरे पति को डसे, मुझे अपने पति के बचाव के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन तुरंत ही कनकलता को कुछ न सूझा। तभी उसकी दृष्टि मेज पर रखे दूध के लोटे पर पड़ी। सर्प को दूध बहुत प्रिय होता है, क्यों न सर्प के आगे दूध का लोटा रख दूं? और कनकलता ने ऐसा ही किया। अगले ही पल सर्प लोटे का दूध पी रहा था। दूध पीकर सर्प खिड़की के रास्ते वापस लौट गया। इधर दूसरे कक्ष में सोए देवल को स्वप्न में गणेश जी ने दर्शन दिए। देवल, आज तेरे बेटे सोहल के जीवन का अंतिम दिन था। मेरे वचन के मुताबिक आज उसे मरना था और काल सर्प का रूप धारण करके सोहल के पास तक पहुंच भी गया था। लेकिन कनकलता के सौभाग्य के कारण काल रूपी सर्प लोटे का दूध पीकर खाली हाथ वापस लौट गया है। अब सोहल पूरे 100 वर्ष की आयु का सुख भोगेगा। उसके प्राणों पर छाया संकट अब टल चुका है। यह स्वप्न देखते ही देवल की आंख खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। दूसरे दिन जब कनकलता ने रात की घटना सबको बताई तो देवल बोल उठा। बहू, तुम्हारे कारण ही सोहल की जान बची है। तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो बहू। यशोदा ने स्नेह से कनकलता को छाती से लगा लिया। देवल ने राजवैद्य से कहा, राजवैद्य जी, अब हम बीसलगढ़ जाना चाहते हैं। राजवैद्य से विदा ले देवल अपने परिवार और कनकलता के साथ वहां से चल पड़ा। बीसलगढ़ पहुंच देवल ने सोहल से कहा, बेटा जाओ, इसी समय जाकर राजा परिमल से मिलो। सोहल जब परिमल के सामने पहुंचा, कौन हो तुम? महाराज, 10 वर्ष में ही आप मुझे भूल गए। मैं सोहल हूँ, जिसे 10 वर्ष पूर्व आपने महर्षि दिवाकर पंडित के पास विद्या अध्ययन के लिए भेजा था। ओह, तो तुम सोहल हो। तुम बड़े अच्छे वक्त पर आए सोहल। इन दिनों मुझे तुम्हारी सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। आज्ञा दीजिए महाराज, मैं आपकी किस काम आ सकता हूँ? सोहल, कई रातों से मुझे एक विचित्र सपना दिखाई दे रहा है।
मैं बहुत सोचने पर भी उस सपने का अर्थ नहीं समझ पाता हूँ। क्या तुम मुझे उस सपने का अर्थ बता सकते हो सोहल? महाराज, आप उस सपने के विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। सोहल, सपने में मैं एक विशाल तालाब देखता हूँ। उसमें जल ही जल भरा होता है, लेकिन वह बीच में से सूखता ही चला जाता है। महाराज, निश्चय ही इस सपने के पीछे कोई गूढ़ संकेत छिपा हुआ है। मैं उस गूढ़ संकेत को समझने की पूरी कोशिश करूंगा। इस कार्य के लिए मुझे कुछ दिनों का समय दिया जाए। ठीक है, हम तुम्हें 1 सप्ताह का समय देते हैं। सोहल उस रात को भ्रमण करता हुआ नदी के तट पर पहुंचा। ओह, कैसी शीतल बयार चल रही है। कुछ देर नदी के तट पर बैठकर मौसम का आनंद लिया जाए। यह सोच वह नदी के तट पर पड़ी एक शिला पर बैठ गया। तभी एक नाव तट पर आकर लगी। रात्रि के इस पहर में वे लोग कहां से आ रहे हैं? नाव में से उतरकर वे लोग नदी में थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुट में जाकर गुम हो गए। ये लोग कहाँ गुम हो गए? वहां तो कोई बस्ती भी नहीं है। मुझे पेड़ों के झुरमुट के पास जाकर देखना चाहिए। सोचकर सोहल शिला पर से उठा और पेड़ों के झुरमुट में जा पहुंचा। पेड़ों के झुरमुट में कोई नहीं था। वहीं जमीन में एक गुफा सी नजर आई। यह कैसी गुफा है? इसमें से तो प्रकाश आ रहा है। अगले ही पल गुफा में से आहट सी सुनाई दी। लगता है कोई आ रहा है। मुझे जल्दी से छिप जाना चाहिए। सोहल एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी सिर पर गठरियां रखे कुछ लोग गुफा से निकले। अरे, ये तो वही लोग हैं जो कुछ देर पहले नाव में से उतरे थे। वे लोग तेजी से झुरमुट के बाहर चले गए। तब सोहल गुफा में उतरा। कुछ देर बाद ही वह खजाने के कक्ष में था। ओह, तो वे लोग लुटेरे थे। वे खजाने का धन गठरियों में ले गए थे। अगले दिन सोहल परिमल के पास पहुंचा। महाराज, मुझे ऐसे तालाब का पता चल गया है जो बीच में से सूखता जा रहा है। कहाँ है वे तालाब? जल्दी से मुझे वहां ले चलो। चलिए महाराज। सोहल परिमल को उस स्थान पर ले गया जो स्थान पहली रात्रि को उसने देखा था। महाराज, यही है उस तालाब का रास्ता। चलो, गुफा में चलकर उस तालाब को देखते हैं। दोनों गुफा में घुस गए। कुछ देर बाद ही परिमल हक्का बक्का सा अपने खजाने के कक्ष में खड़ा था। अरे, यह तो हमारा खजाना है। महाराज, यही खजाना वह सूखता हुआ तालाब है जिस तालाब को आप स्वप्न में देखते थे। आपके विश्वास पात्र लोग षड्यंत्र रचकर राज्य के खजाने को खोखला कर रहे हैं। कहकर सोहल ने एक दिन पहले आंखों देखी घटना परिमल को बताई। तत्पश्चात, महाराज, खजाने के लुटेरे फिर किसी रात्रि को गुफा के रास्ते खजाने को लूटने आएंगे। इसलिए आप आज से ही खजाने के कक्ष के अंदर सशस्त्र सैनिकों को छुप जाने का आदेश दे दीजिए। जैसे ही गुफा के रास्ते लुटेरे खजाने के कक्ष में घुसे, सैनिक उन्हें गिरफ्तार कर लें। तुम ठीक कह रहे हो सोहल, हम ऐसा ही करेंगे। महल में वापस लौटकर परिमल ने सैनिकों को ऐसा ही आदेश दिया, जिसका तुरंत पालन हुआ। इस घटना के तीसरे दिन रात्रि को खजाने में छिपे सैनिक 4 आदमियों को पकड़कर राजा परिमल के पास लाए। महाराज, ये चारों आदमी खजाना लूटने के उद्देश्य से गुफा के रास्ते खजाने के कक्ष में घुसे थे। परिमल ने कड़क कर चारों से पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग किसकी शय पर खजाना लूटने आते थे? महाराज, हम प्रधानमंत्री नरदेव के आदेश पर खजाना लूटने आते थे। उन्होंने ही खजाने के कक्ष तक सुरंग खुदवाई थी। क्या तुम लोग प्रधानमंत्री नरदेव के कहने पर ऐसा करते थे? हाँ महाराज, हम सच कह रहे हैं। ओह, प्रधानमंत्री नरदेव ऐसा करेगा, यह तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वह तो आस्तीन का सांप निकला। दूसरे दिन परिमल ने सोहल को बुलाकर कहा, सोहल, तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। तुमने सपने का अर्थ बताकर ठीक समय पर मुझे चेता दिया। परिमल के आदेश पर उसी दिन प्रधानमंत्री नरदेव को मौत के घाट उतार दिया गया। सोहल परिमल का सलाहकार बनकर उसे उचित सलाह देकर उसे राजकाज चलाने में सहायता देने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।